आपका हमारे YouTube चैनल वीके क्लासेज में। जैसा कि हमारा सेल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जिसके हमने 3 पार्ट करवाए थे। अब हम बताएंगे सिस्टम, मानव सिस्टम। तो इसमें सिस्टम में सबसे पहले मतलब तंत्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। लेकिन पढ़ने से पहले आपको एक बात जरूर कहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन। तो हमारा अगला चैप्टर है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र। अब श्वसन में क्या होता है? गैसों का क्या होता है? श्वसन में आदान प्रदान होता है। तो श्वसन क्रिया के दौरान हम कौन सी गैस लेते हैं? O2, ऑक्सीजन लेते हैं। और बाहर कौन सी निकालते हैं? CO2। इसी प्रकार सभी जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 क्या करते हैं? त्यागते हैं। पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? जीव में आते हैं, वो भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 क्या करते हैं? वो त्यागते हैं। तो श्वसन क्रिया होती किस प्रकार से है? श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है? पहले हम क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। जैसे ही हम श्वास के रूप में क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन किस में जाएगी? फिर फेफड़ों में जाएगी, मतलब लंग्स में जाएगी। फेफड़ों से फिर ऑक्सीजन किस में जाएगी? ब्लड में जाएगी। ब्लड से ऑक्सीजन किस में जाएगी? ऑर्गन्स मतलब अंगों तक पहुंचेगी। अंगों से किस में जाएगी? वो टिश्यू मतलब ऊतक में जाएगी और ऊतक से फिर कोशिकाओं में जाएगी। और कोशिकाओं में क्या होगा? फिर कोशिकीय श्वसन। कोशिकाओं में क्या होगा? कोशिकीय श्वसन होगा, जिसके दौरान क्या होगा? ग्लूकोज का अणु, किससे? ग्लूकोज के अणु से ऑक्सीजन की क्रिया होगी। उसके दौरान क्या बनेगा? CO2 बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बाहर निकलेगी ATP के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? श्वास लेते हैं। श्वास लेना, और श्वास के रूप में क्या ले रहे हैं हम? ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन फिर अब किस में जाएगी? फेफड़ों में। ऑक्सीजन किस में जा रही है? फेफड़ों में जा रही है। फेफड़ों से ऑक्सीजन किस में जाएगी? ब्लड में जाएगी। फेफड़ों से ऑक्सीजन किस में जा रही है? ब्लड में जा रही है। और ब्लड से ऑक्सीजन किस में जाएगी? फिर अंगों में जाएगी। किसमें जाएगी? अंगों में जाएगी। और अंगों से ऑक्सीजन किस में जाएगी? टिश्यू तक पहुंचेगी, मतलब ऊतक तक पहुंचेगी। ऊतकों में जाती है और ऊतकों से फिर O2 किस में जाएगी? कोशिका में। किस में जाएगी? कोशिका में जाएगी। कोशिका में क्या होगा फिर इसका? जैसे ही ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचेगी तो क्या होगा? इसमें कोशिकीय श्वसन होगा। क्या होगा? इसमें कोशिकीय श्वसन की क्रिया होगी। कोशिकीय श्वसन होगा। कोशिकीय श्वसन के दौरान क्या बनता है? कोशिकीय श्वसन के दौरान क्या बनेगा? ग्लूकोज का अणु C6H12O6 प्लस O2। ग्लूकोज की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी और क्या बनेगा? क्या बनेगा? CO2 बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा के रूप में क्या? ATP बाहर निकलेगी। तो जैसे ही हम इनहेल मतलब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से कहाँ जाती है? फिर ये रक्त में जाती है। रक्त से किस में जाएगी? फिर ये अंगों में जाती है
और अंगों से कहाँ पहुंचती है फिर ऊतक में, और ऊतकों से कहाँ पहुंचती है ये कोशिकाओं में पहुंचती है। कोशिकाओं में पहुंचने के बाद में क्या होता है, इनमें कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है और ATP बनता है। फिर ये जो CO2 होती है वो वापस किसके पास पहुंचती है, CO2 किसके पास पहुंचेगी, ऊतकों के पास। यहां से CO2 क्या होगी, ऊतक के पास पहुंचेगी, ऊतक से फिर वापस किस में जाएगी, अंगों में, अंगों से फिर किस में जाएगी, रक्त में, और रक्त से फिर किस में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी और फिर बाहर छोड़ दी जाती है। क्या होती है ये, फिर बाहर त्याग दी जाती है। तो ये क्या होती है, हमारी श्वसन क्रिया होती है। श्वास, श्वास के रूप में हम क्या लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और त्यागते कौन से हैं, CO2। और ये पूरा सिस्टम किस प्रकार से चलता है, ऑक्सीजन पहले किसके पास जाएगी, फेफड़ों के पास, फेफड़ों से रक्त, रक्त से फिर किस में जाएगी, अंगों में, अंगों से फिर ऊतकों में, और ऊतकों से फिर कोशिकाओं में जाती है। कोशिकाओं में क्या होता है, फिर कोशिकीय श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ग्लूकोज का अणु किसके साथ क्रिया करता है, O2 के साथ क्रिया करेगा, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है, जल बनाता है और ATP बनाता है। अब जो ये CO2 होती है वापस किसके पास जाएगी, टिश्यू के पास जाएगी, और टिश्यू से किसमें, अंगों में, अंगों से रक्त में, रक्त से फेफड़ों में, और फेफड़ों से क्या होती है, बाहर त्याग दी जाती है। मतलब श्वास छोड़ना, जैसे हम क्या कहते हैं, श्वास छोड़ना कहते हैं। अब श्वसन क्रिया कहते किसे हैं, श्वसन क्रिया किसे कहते हैं, अब गैसों के आदान प्रदान के द्वारा, अर्थात गैसों के विनिमय के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। श्वसन होता क्या है, श्वसन क्रिया में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान ही तो होता है। श्वसन किसे कहते हैं आप, श्वसन गैसों के विनिमय के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। गैसों के विनिमय के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। श्वसन कहलाती है। तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है, अर्थात जो विनिमय होता है, उसके द्वारा क्या हमें क्या मिल रही थी, ऊर्जा, ATP के रूप में क्या मिल रही थी, हमें ऊर्जा मिल रही थी। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। और श्वसन क्या है, एक अपचयी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, अपचयी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या है, हमें ऊष्मा मिल रही है, मतलब ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। ऊष्माक्षेपी से मतलब क्या है, ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। श्वसन क्रिया क्या होती है, गैसों के विनिमय के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। श्वसन कैसी प्रक्रिया है, अपचयी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब श्वसन की क्रिया, सामान्य श्वसन तो कैसे होता है, हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, उसके बाद में क्या होता है, पीयूष जो होता है, हम पीयूष होता है मतलब कुछ देर के लिए रुकते हैं, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये तो क्या होता है, सामान्य श्वसन होता है। लेकिन जब असामान्य श्वसन हो जाता है, उसमें क्या लेते हैं, जैसे हम श्वास लेते हैं उसके बाद में क्या होता है, बीच में कुछ देर का गैप होता है। क्या होता है, उसके बीच में पीयूष जो होता है, कुछ देर का गैप होता है, तो वो क्या होता है, असामान्य श्वसन होता है। अब बात आती है मानव श्वसन तंत्र की। किसकी बात आती है अब, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र होता है वो स्टार्ट कहां से होता है? मानव श्वसन तंत्र कहां से स्टार्ट होता है? नाक से। कहां से स्टार्ट होता है मानव श्वसन तंत्र? नाक से स्टार्ट होता है। ये तो क्या है? बाह्य नासा छिद्र। क्या है ये? बाह्य नासा छिद्र। उसके बाद में क्या पाए जाते हैं? नाक में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? नासारोम। नाक में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम? नासारोम कहते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? नासारोम का वायु को छानने का कार्य करते हैं। ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं नासारोम होते हैं, वो क्या करते हैं? वायु को छानने का कार्य करते हैं। वायु छानने का कार्य। उसके बाद में क्या होते हैं? यहाँ पे श्लेष्मा की परतें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? श्लेष्मा की परतें पाई जाती है। और इसका कार्य क्या होता है? वायु का तापमान नियंत्रित करना। क्या करती है ये? वायु का तापमान नियंत्रित करती है। नियंत्रित करती है। ये जो श्लेष्मा होती है वो क्या करती है? वायु का तापमान नियंत्रित करती है। और क्या करती है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। क्या करती है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। इस प्रकार से क्या, ये तो क्या बाह्य नासा छिद्र, और ये क्या हो गए? आंतरिक नासा छिद्र। ये क्या हो गए? आंतरिक नासा छिद्र। और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? नासा मार्ग या श्वसन पथ का। तो बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र और आंतरिक नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? श्वसन पथ का। श्वसन पथ या नासा मार्ग किसका निर्माण करते हैं? श्वसन पथ या नासा मार्ग का निर्माण करते हैं। अब जो हमारे नासा मार्ग होता है वो कौन कौन सी अस्थियों से मिलकर बना होता है? नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और एथेमोइड। कौन कौन सी अस्थियों से मिलकर बना होता है जो ये नासा मार्ग होता है? नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और एथेमोइड अस्थियों से बना होता है। तो बाह्य नासा छिद्र और आंतरिक नासा छिद्र दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? श्वसन पथ या नासा मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। और जो हमारा जो ये श्वसन पथ या नासा मार्ग है कौन सी अस्थियों से मिलकर बना होता है? नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, एथेमोइड अस्थियों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार मानव जो श्वसन तंत्र होता है कहां से स्टार्ट होता है? नाक से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? नाक से स्टार्ट होता है। जिसमें क्या होता है? बाह्य नासा छिद्र है। ये तो क्या है? बाह्य नासा छिद्र। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? नासा रोम कहते हैं।
जो कार्य क्या करते हैं, वायु को छानने का कार्य करते हैं। अब इसके आंतरिक नासा छिद्र पर क्या पाए जाते हैं, श्लेष्मा की परत पाई जाती है, जो क्या करती है, वायु का तापमान नियंत्रित करती है और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। इसी प्रकार बाह्य नासा छिद्र और आंतरिक नासा छिद्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, श्वसन पथ या नासा मार्ग का निर्माण करते हैं। तो श्वसन पथ या नासा मार्ग होता है, किनसे मिलकर बना होता है, नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और एथेमॉइड अस्थियों से बना होता है। तो जैसे ही नाक का खत्म हुआ तो श्वसन कहाँ जाएगी, हमारे गले से होते हुए जाएगी। तो उसके बाद में क्या आता है, तो श्वसन कहाँ स्टार्ट हुआ, हमारा नाक से स्टार्ट होता है और उसके बाद में कहाँ जाता है, मुख के आंतरिक भाग में। कहाँ जाएगा, मुख वाले भाग में, मतलब कंठ स्वर यंत्र में। पहले किसमें जाएगा, ये कंठ स्वर यंत्र में। ये क्या है, कंठ स्वर यंत्र। श्वसन तंत्र में क्या होता है, कंठ में क्या होगा, यहाँ से क्या होता है, हमारा कंठ स्टार्ट होता है, कंठ। तो ये भाग कौन सा है, कंठ स्वर यंत्र। ये भाग कौन सा है, कंठ स्वर यंत्र, जिसे क्या कहते हैं, लैरिंक्स। क्या कहते हैं जिसे, लैरिंक्स, कंठ स्वर यंत्र। और कंठ स्वर यंत्र को ही क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसे क्या कहेंगे हम, साउंड बॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव का ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र, क्या कहेंगे इसे हम, लैरिंक्स को, मानव का ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र। यह जो कंठ स्वर यंत्र या लैरिंक्स होता है, जो 4 अस्थियों से मिलकर बना होता है, एरिक्नोइड, थायराइड, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस। कौन कौन सी, 4 अस्थियों से मिलकर बना होता है, 4 अस्थियों से बना होता है। पहली कौन सी है, अरेक्नोइड। पहली कौन सी है, अरेक्नोइड। दूसरी कौन सी है, थायराइड। तीसरी कौन सी है, क्रिकोइड। और चौथी कौन सी है, एपिग्लोटिस। जो कंठ स्वर यंत्र है, कितनी, 4 अस्थियों से मिलकर बना होता है, एरेक्नोइड, थायराइड, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस। और इसे ही हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद में क्या आता है हमारा, वोकल कॉर्ड। ये क्या है हमारा, वोकल कॉर्ड। क्या है हमारा ये, वोकल कॉर्ड स्वर रज्जु। क्या है ये, वोकल कॉर्ड स्वर रज्जु। स्वर रज्जु के कारण क्या होता है, इसमें कंपन होगा और कंपन के कारण ही क्या होती है, इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें क्या होगा, कंपन होगा और कंपन के कारण क्या होती है, इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये क्या करता है, कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न करता है। जो वोकल कॉर्ड होता है वो क्या करता है, कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न करता है। उसके बाद में क्या आ जाती है, ये श्वास नली। क्या है हमारी ये श्वास नली, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। ये क्या है, श्वास नली। क्या कहते हैं इसे, ट्रेकिया। श्वास नली में क्या होते हैं, सी आकार के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। श्वास नली में क्या है, ये सी आकार के क्या है, अधूरे छल्ले।
श्वास नली में क्या होते हैं, सी आकार के अधूरे छल्ले होते हैं, अधूरे छल्ले होते हैं जो क्या कार्य करते हैं, श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं, जो श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। क्यों? जैसे ही हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, श्वास नली में श्वास नहीं रहती है, तो उस समय क्या हो जाए, ये पिचक जाए, तो इसको रोकने के लिए क्या पाए जाते हैं, इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, अधूरे होते हैं। ये सी आकार के छल्ले कैसे होते हैं, अधूरे होते हैं। अब जो ये हमारी श्वास नली है, आगे कितने भागों में विभाजित हो जाती है, ये 2 भागों में। यहां से जाकर कितने भागों में विभाजित हो जाती है, ये दोनों फेफड़ों में चली जाती है, मतलब 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। ये क्या हो रही है, 2 भागों में विभाजित हो रही है, तो इन्हें क्या कह रहे हैं, श्वसनी। क्या कहते हैं इन्हें, श्वसनी कहते हैं। 2 भागों में विभाजित हो गई, प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे, श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। अब जो ये श्वसनी होती है, आगे जाके किसमें, श्वसनिका, आगे किसमें विभाजित हो रही है, ये अनेक श्वसनिकाओं में। किसमें विभाजित हो रही है, ये अनेक श्वसनिकाओं में। किसमें विभाजित हो रही है, ये आगे अनेक श्वसनिकाओं में विभाजित हो रही है। और इन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर, इन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर क्या पाई जाती है, वायु कूपिकाएं। इनके अंतिम सिरे पर ये क्या पाई जा रही हैं, वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाएं क्या पाई जा रही है, इनपे वायु कूपिकाएं। इनकी हम आगे बात करेंगे इसमें। इसके बाद में ये क्या है, पसलियां। ये क्या करती हैं, बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। फेफड़ों की क्या करती है, बाह्य आघातों से सुरक्षा। क्या कर रही है, ये बाह्य आघातों से सुरक्षा कर रही है। इसके बाद में क्या होता है, ये स्टर्नम होता है। ये वाला भाग कौन सा होता है, स्टर्नम होता है, जो क्या करता है, आगे वाली पसलियों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, आगे की पसलियों को जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य स्टर्नम क्या करता है, आगे की पसलियों को जोड़ने का कार्य करता है। और इन फेफड़ों के चारों ओर क्या पाई जाती है, ये फुफ्फुसीय आवरण या प्लूरल झिल्ली क्या पाई जाती है, फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण या प्लूरल झिल्ली, प्लूरल झिल्ली क्या पाई जा रही है, फुफ्फुस आवरण या प्लूरल झिल्ली पाई जा रही है, जो क्या करते हैं, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, ये फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, ये फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। और इसके बाद में ये क्या पाया जाता है, डायफ्राम। क्या होता है ये, डायफ्राम। और इस डायफ्राम का कार्य क्या होता है, ये जो दोनों फेफड़े हैं उनको क्या कर रखता है, स्थिर रखता है, मतलब हिलने नहीं देता। दोनों फेफड़ों को क्या करता है, ये स्थिर रखता है। दोनों फेफड़ों को स्थिर रखता है, स्थिर रखता है। तो यहां तक बात समझ गई, दोबारा से फिर से देख लो एक बार। जैसे ही
नासा मार्ग से वायु जाती है, किसमें जाएगी? कंठ में जाएगी। कंठ में क्या होता है? कंठ स्वारी यंत्र, लैरिंक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहते हैं। और इस लैरिंक्स को क्या कहते हैं? मानव शरीर का ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र, साउंड बॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। और कितनी अस्थियों से? 4 अस्थियों से मिलकर बना होता है, एरेक्नोइड, थायराइड, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस। उसके बाद में क्या आती है? ये वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु। क्या आता है? वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु। इसमें क्या होता है? कंपन के कारण क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें क्या होगा? कंपन होगा, और कंपन के कारण क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। उसके बाद में क्या होता है? ये क्या होती है? ट्रेकिया या श्वास नली, जिसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें सी आकार के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। उसके बाद में क्या पाई जाती है? जो हमारी जो श्वास नली है, आगे कितने भागों में? फेफड़ों में जाकर कितने? 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? हम श्वासनी या ब्रोंकाई कहते हैं। अब जो ये हमारी जो श्वासनी होती है, आगे अनेक भागों में विभाजित हो जाती है। श्वासनी कितने? अनेक भागों में विभाजित हो जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? श्वासनिका कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? श्वासनिका कहते हैं। अब श्वासनिकाओं के जो अंतिम सिरे होते हैं, उन पर क्या पाई जाती है? वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? इनपे वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद में क्या होता है? जो ये श्वासनिकाएं या वायु कूपिकाएं होती है, ऊपर उनके ऊपर फेफड़ों के ऊपर फिर क्या पाए जाएंगे? ये रिब्स यानी पसलियां पाई जाती है, जो क्या करती है? बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। और फेफड़ों के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, चारों तरफ क्या पाई जाती है? जो झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम प्लूरल झिल्ली कहते हैं, जो कि फेफड़ों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद में क्या पाया जाता है? यहाँ पे डायफ्राम पाया जाता है, जो दोनों फेफड़ों को क्या करता है? स्थिर रखता है। दोनों फेफड़ों को क्या करता है? स्थिर रखता है। तो अब हम बात कर लेते हैं वायु कूपिकाओं की। अब श्वसन में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कैसे करती है वायु कूपिकाएं? ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस प्रकार होता है? तो ये जो वायु कूपिकाएं हैं, ये क्या है? वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाओं में क्या होता है? ये क्या? विसरण विधि के द्वारा वायु कूपिकाएं क्या करती है? विसरण विधि के द्वारा O2 और CO2 का क्या करती है? आदान प्रदान। कौन सी विधि के द्वारा? विसरण विधि द्वारा O2 एवं CO2 का आदान प्रदान करती है। कौन सी विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा क्या करती है? O2 और CO2 का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। और क्या होती है? ये कूपिकाएं गुब्बारे नुमा होती है। कैसी होती है? गुब्बारे नुमा होती है। और इनकी जो संख्या होती है, एक फेफड़े में कितनी होगी? 15 करोड़। एक फेफड़े में कितनी होती है इनकी संख्या? 15 करोड़। एक फेफड़े में वायु कूपिकाओं की संख्या, वायु कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है? 15 करोड़। एक फेफड़े में वायु कूपिकाओं की संख्या 15 करोड़ होती है। कितनी होती है? 15 करोड़ होती है। और लंग्स यानी फेफड़ों की जो इकाई होती है, वो भी क्या होती है? कूपिका। फेफड़ों की इकाई, फेफड़ों की इकाई क्या है? कूपिका। कूपिकाओं के द्वारा ही क्या होता है? O2 और CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। उसके बाद में ये जो संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल।
एडम्स एप्पल, आदम का सेब, क्या कहते हैं इसे, आदम का सेब। ये एडम्स एप्पल होता है वो क्या होता है, पुरुषों, एडम्स एप्पल यानी आदम का जो सेब होता है वो पुरुषों में क्या होता है, ज्यादा विकसित, पुरुषों में क्या होता है, ज्यादा विकसित। इसी वजह से उनकी आवाज क्या होती है, भारी होती है। उनकी आवाज कैसी होती है, भारी होती है। और स्त्रियों में क्या होता है, ये महिलाओं में क्या होगा, ये महिलाओं में कम विकसित, महिलाओं में क्या होता है, ये कम विकसित होता है, इसलिए उनकी आवाज क्या होती है, पतली होती है। उनकी आवाज कैसी होती है, पतली होती है। अब जो हमारा दायां फेफड़ा है, जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। राइट लंग्स होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है और 3 भागों में विभक्त होता है। दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा क्या होगा, बाएं फेफड़े की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होगा और कितने, 3 भागों में विभक्त होता है, 3 भागों में विभक्त होता है। और जो हमारा बायां फेफड़ा होता है, बायां जो फेफड़ा होता है वो क्या होता है, दाएं फेफड़े की अपेक्षा क्या होगा, छोटा और कितने, 2 पार्ट्स, 2 भागों में बटा होता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, मानव श्वसन तंत्र, समझ में आ गया मानव श्वसन तंत्र कैसे, दोबारा से देख लो। पहले वायु किसमें जाएगी, नासा मार्ग में, पहले वायु किसमें जाएगी, नासा मार्ग में। नासा मार्ग में क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं जो क्या करते हैं, वायु को छानने का कार्य करते हैं। उसके बाद में क्या होगी, आंतरिक नासा छिद्र पर क्या पाई जाएगी, श्लेष्मा की परत पाई जाती है जो क्या करती है, वायु का तापमान क्या करती है, नियंत्रित करती है। वायु का तापमान क्या करती है, नियंत्रित करती है और सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती है, वो नष्ट कर देती है, सूक्ष्म जीवों को जाने से क्या करती है, रोकती है। उसके बाद में नासा मार्ग से होते हुए वायु कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, कंठ में। कंठ में क्या पाए जाते हैं, ये लैरिंक्स, क्या है ये, लैरिंक्स है, क्या, स्वर यंत्र, क्या है ये, कंठ स्वर यंत्र। इसमें क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, साउंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, साउंड ऑफ ह्यूमन बॉडी जो 4 अस्थियों से मिलकर बना हुआ होता है, कितनी, 4 अस्थियों से मिलकर बना था। उसके बाद में क्या थे, उसके बाद में क्या आती है, श्वास नली या ट्रेकिया। ट्रेकिया है वो जो 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। अब ये जो श्वसनिका है वो अनेक भागों में विभक्त होकर क्या हो जाती है, इनके अंतिम सिरों पर क्या पाई जाती है, फिर कूपिका पाई जाती है। इनके अंतिम सिरों पर क्या पाई जाती है, वायु कूपिकाएं पाई जाती है। वायु कूपिकाएं क्या करती है, विसरण विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा O2 और CO2 का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। अब एक फेफड़े में वायु कूपिकाओं की संख्या कितनी होगी, 15 करोड़। एक फेफड़े में वायु कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है, 15 करोड़ होती है। उसके बाद में क्या आती है, ये बात होगी। उसके बाद ऊपर क्या आती है, हमारे पसलियां, क्या आती है, ये पसलियां आती है, रिब्स, जो क्या करती है, फेफड़ों की बाह्य आघातों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। फेफड़ों की क्या करती है, बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। ये वाला भाग कौन सा होता है, स्टर्नम होता है। ये वाला भाग कौन सा होता है, स्टर्नम होता है, जो आगे वाली पसलियों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में क्या होता है हमारा, ये क्या है, डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम, जो क्या करता है, दोनों फेफड़ों को स्थिर रखता है। दोनों फेफड़ों को क्या करता है, डायफ्राम स्थिर रखने का कार्य करता है। उसके ऊपर क्या पाई जाती है, फेफड़ों के ऊपर प्लूरल झिल्ली पाई जाती है,
जो कि फेफड़ों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। अब जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। राइट लंग्स क्या होता है हमारा, बड़ा होता है और कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके बाद में जो बायां फेफड़ा है वो क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा होता है और कितने, 2 भागों में बटा होता है। इस प्रकार ऑक्सीजन का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, श्वसन क्रिया कैसे हो रही है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी अब आपको। अब एक जोड़ी लंग्स का भार कितना होगा, कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। एक जोड़ी लंग्स, एक जोड़ी में क्या हो जाएंगे, दोनों फेफड़े। एक जोड़ी लंग्स का भार कितना होगा, 140 ग्राम। एक जोड़ी फेफड़ों का भार लगभग कितना होगा, 140 ग्राम। तो एक का लगभग कितना हो जाएगा, 70 ग्राम। एक फेफड़े का भार लगभग कितना हो जाएगा, 70 ग्राम हो जाता है। उसके बाद में बात आती है उसके आयतन की। तो एक जोड़ी लंग्स का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 5800 ml। एक जोड़ी लंग्स का आयतन, एक जोड़ी फेफड़ों का आयतन कितना होगा, 5800 ml। कितना होगा, 5800 ml होता है। अब मानव स्वर यंत्र था उसको तो हम क्या कह रहे थे, लैरिंक्स। मानव स्वर यंत्र को क्या कह रहे थे हम, लैरिंक्स। अब जो पक्षियों का स्वर यंत्र होता है उसे क्या कहेंगे, सैरिंक्स। वैसे ध्यान रख लीजिएगा, ये पक्षियों का स्वर यंत्र क्या कहलाएगा, सैरिंक्स। कि मानव का स्वर यंत्र क्या कहलाएगा, लैरिंक्स कहलाएगा। अब हम एक बार सांस लेते हैं तो समय कितना लगता है, 5 सेकंड। एक बार सांस लेने में समय कितना लगेगा, 5 सेकंड। एक बार श्वास लेने में समय लगता है, समय लगता है, कितना लगता है, 5 सेकंड का। एक बार श्वास लेने में समय कितना लगता है, 5 सेकंड का लगता है। अब उसके बाद में बात आती है श्वसन की क्रिया होती किस प्रकार से है, हम कितनी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कितनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और किस प्रकार से हमारी श्वसन क्रिया होती है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस किस प्रकार से होती है, श्वसन क्रिया किस प्रकार होगी। तो ये समझ में आया, एक जोड़ी फेफड़े का भार कितना होगा, 100 लगभग कितना, 140 ग्राम। और एक फेफड़े का कितना होगा, 70 ग्राम। और इसकी आयतन की बात करें, एक जोड़ी फेफड़े के आयतन की बात करें तो कितना होगा, 5800 ml होता है। और हम श्वसन क्रिया करते हैं तो कितना समय लगता है, लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। अब बात आती है श्वसन क्रिया की। किसकी बात आती है, श्वसन क्रिया। तो श्वसन क्रिया किस प्रकार होती है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस किस प्रकार से होता है, श्वसन लेते हैं और श्वसन क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं उसे तो हम क्या करते हैं, श्वसन मतलब ग्रहण कर रहे हैं और वायु को, तो उसे तो हम क्या कहेंगे, निःश्वसन। तो श्वसन क्रिया में क्या होता है, पहले निःश्वसन होता है। निःश्वसन का मतलब श्वास लेना। निःश्वसन का मतलब क्या होता है, श्वास लेना। और श्वास लेने में क्या करते हैं हम, कितनी गैस ग्रहण करते हैं और कितनी त्यागते हैं, कौन सी गैस लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, कौन सी गैस लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 भी लेते हैं। क्या करते हैं, CO2 भी लेते हैं। तो कितनी कितनी ग्रहण करते हैं, ये तो गैसें हैं।
उसके बाद में क्या होती है, ग्रहण कितनी कितनी करते हैं, तो कितनी कितनी ग्रहण करेंगे। नाइट्रोजन तो कंप्लीटली कितनी 78% और ऑक्सीजन 21% और CO2 कितनी लेंगे हम 0.03%। 78% कितनी 78%, ऑक्सीजन कितनी ले रहे हैं 21% और जो हमारी CO2 है वो कितनी लेंगे 0.03%। कितनी ग्रहण कर रहे हैं 0.03% हम ग्रहण कर रहे हैं। ये तो क्या है निःश्वासन मतलब श्वसन की क्रिया, मतलब श्वास अंदर ले रहे हैं तो कौन कौन सी गैस ले रहे हैं, नाइट्रोजन 78% ले रहे हैं, ऑक्सीजन 21% ले रहे हैं और CO2 कितनी ले रहे हैं 0.3% ले रहे हैं। उसके बाद में क्या होगा, श्वसन की क्रिया होगी, निःश्वासन होगा, उसके बाद में क्या होगा उच्च वसन होगा, उसके बाद में क्या होगा उच्च वसन होगा। दूसरी उच्च वसन, इसमें क्या होता है श्वास छोड़ना, इसमें क्या होता है श्वास छोड़ते हैं। दूसरे में क्या करते हैं हम श्वास छोड़ते हैं। श्वास छोड़ने में वही नाइट्रोजन ऑक्सीजन और CO2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और CO2। नाइट्रोजन कितनी परसेंट 78%, कितनी परसेंट छोड़ रहे हैं हम 78%, ऑक्सीजन 17%, कितने 17% और CO2 4%। ये ध्यान रखना, ले कितनी रहे हैं मतलब ग्रहण कितनी कर रहे हैं 78 21.03% और वापस कितनी छोड़ रहे हैं 78 17 और 4%। इस प्रकार ये क्या होती है श्वसन क्रिया होती है, निःश्वासन और उच्च वसन, निःश्वासन और उच्च वसन। अब जो इनका जो आदान प्रदान होता है O2 और CO2 का वो किसके द्वारा होता है, वायु कुपिकाओं के द्वारा। और वायु कुपिका कैसे करती हैं, विसरण विधि के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण विधि के द्वारा। अब जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। O2 है किससे क्रिया करता है, हीमोग्लोबिन से। O2 किससे क्रिया करेगा, हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है और क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। O2 किससे क्रिया करता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है और क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो O2 के परिवहन में कौन सहायक है, हीमोग्लोबिन। O2 के परिवहन में कौन सहायक है, हीमोग्लोबिन। और क्रिया करके क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर हीमोग्लोबिन की क्रिया किससे हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की क्रिया किससे हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या बनाता है सर्वाधिक बंध बनाता है, मतलब मजबूत बंध बनाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्या बनाता है मजबूत बंध बनाता है और क्या हो जाती है जिससे विषाक्त, क्या हो जाता है इससे विषाक्त, मतलब दम घुटने से व्यक्ति की क्या हो सकती है मौत हो सकती है। तो हीमोग्लोबिन और क्या CO क्या करेंगे बंध बनाएंगे और क्या बनाते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना रहे हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो क्या है एक विषाक्त पदार्थ, क्या है ये एक विषाक्त होता है मतलब जहरीला होता है और श्वास अवरोध के कारण क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जैसे ही कमरे में अगर अंगीठी जलाकर छोड़ दिया जाए और कमरा बंद हो तो क्या CO कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी और हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मजबूत बंध बना लेता है जिससे दम घुटने के कारण क्या हो सकती है मृत्यु हो सकती है। तो पहली बात तो हो गई थी ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा हो रहा है हीमोग्लोबिन के द्वारा हो रहा है। अब CO2 का परिवहन किसके द्वारा होगा, तो CO2 का जो परिवहन होता है तो 10% जो CO2 होती है 10% CO2 का परिवहन तो किसके द्वारा होगा
हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होगा, Hb के द्वारा। तो 10% CO2 का जो परिवहन होगा वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। और बाकी जो 90% CO2 है उसका परिवहन कौन करते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। 90% CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। तो इनके आदान प्रदान की बात समझ में, कैसे, ऑक्सीजन का परिवहन तो कौन करता है, हीमोग्लोबिन। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की क्रिया किससे हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड से हो जाए तो क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। उसके बाद में 10% CO2 का परिवहन किसके द्वारा होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। और जो हमारी CO2 होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। और जो 90% CO2 का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। तो ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन की क्रिया हीमोग्लोबिन से हुई, क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हुई तो क्या बना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और CO2 की क्रिया हीमोग्लोबिन से हुई तो क्या बना, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनता है। उसके बाद में अब बात आती है कोशिकीय शोषण। कोशिकाओं में शोषण होता कैसे, उसके बाद में क्या बात आती है, कोशिकीय शोषण। तो कोशिकीय शोषण किस प्रकार से होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होगा। इसी के आधार पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही कोशिकीय शोषण को दो भागों में बांटा गया है, अनोक्सी शोषण और ऑक्सी शोषण। अनोक्सी शोषण मतलब अवायवीय शोषण, और दूसरा कौन सा है, ऑक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण, वायवीय शोषण। तो इसके आधार पर इसे कितने, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसे कितने, दो भागों में बांटा गया है, अनोक्सी शोषण और ऑक्सी शोषण। नाम से पता चल रहा है, अनोक्सी शोषण में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, O2 की अनुपस्थिति। जबकि ऑक्सी शोषण में क्या होगा, O2 की उपस्थिति। क्या होगा, O2 की उपस्थिति होगी। इसके बाद अनोक्सी शोषण में क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, भोजन का क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण, मतलब कंप्लीट ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। तो भोजन का क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण। क्या होता है, भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जबकि ऑक्सी शोषण में क्या होता है, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण। भोजन का क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब इसमें उत्पाद के रूप में क्या बनता है, अंतिम उत्पाद, अनोक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनेगी, CO2 बनेगी, ऊर्जा बनेगी और एथेनॉल बनेगा। अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, एथेनॉल, मतलब अल्कोहल, एथेनॉल
वह क्या बनते हैं इसमें CO2 बनते हैं, एथेनॉल, और क्या बनते हैं इसमें CO2 बनते हैं, और कुछ मात्रा में क्या होती है ऊर्जा बाहर निकलती है। जबकि जो ऑक्सीजन होता है इसमें क्या बनते हैं अंतिम उत्पाद के रूप में, सबसे पहले बताया था मैंने CO2, जल, और क्या बनते हैं ऊर्जा, एटीपी के रूप में क्या बनती थी ऊर्जा। तो अंतिम उत्पाद के रूप में इसमें क्या बनेंगे CO2, जल और ऊर्जा। ऊर्जा के रूप में क्या हो रही थी एटीपी। उसके बाद में बात करें तो इसमें क्या बनते हैं ग्लूकोज का एक अणु टूटेगा तो कितने 2 एटीपी बनेंगे। ग्लूकोज के एक अणु से कितने 2 एटीपी बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से कितने 2 एटीपी बनते हैं, और इसमें कितने बनेंगे 36 या 38 एटीपी बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से इसमें कितने बनेंगे 36 या 38 एटीपी बनते हैं। अब जो अनऑक्सीजन होता है वो किसमें होगा जीवाणु, विषाणु, अंतःकोशिकीय, परजीवी, पेशियां आदि। किसमें होगा ये जीवाणु, विषाणु, अंतःकोशिकीय, परजीवी, जीवाणु, विषाणु, अंतःकोशिकीय, परजीवी, पेशियों आदि में होता है। जबकि ऑक्सीजन होता है क्या ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है सभी जीवों में, क्या होता है ये सभी जीवों में। जो हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं वो कौन सी है ऑक्सीजन है, सभी जीवों में होता है। तो ऑक्सीजन के आधार पर क्या श्वसन 2 प्रकार का होता है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अनॉक्सीजन में क्या होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। ऑक्सीजन क्या होता है इसमें अनुपस्थिति होता है, जबकि ऑक्सीजन में क्या होता है ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अनॉक्सी जो श्वसन होता है उसमें भोजन का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, मतलब पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। जबकि ऑक्सीजन में क्या होता है भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है। अनऑक्सीजन में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनेगा एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा बनती है। जबकि ऑक्सीजन में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं CO2, H2O और क्या बनते हैं एटीपी बनते हैं। अब अनऑक्सीजन में ग्लूकोज का एक अणु क्या बनाता है 2 एटीपी। ग्लूकोज का जो एक अणु है वो क्या बनाता है 2 एटीपी बनाता है। जबकि ऑक्सीजन में कितने 36 या फिर 38 एटीपी बनते हैं। अब अनऑक्सीजन पाया किसमें जाएगा जीवाणु, विषाणु, अंतःकोशिकीय, परजीवी और पेशियों में पाया जाता है। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो किसमें सभी जीवों में पाया जाता है। उसके बाद में हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन समझ में आया। ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अनऑक्सीजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो बेसिक सी बात करें ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं अंदर ले रहे हैं, और क्या CO2 क्या कर रहे हैं हम बाहर छोड़ रहे हैं। तो जो हम बेसिक चीजें बता रहे हैं और जो सामान्य सी बातें हैं, तो हम सामान्य श्वसन क्रिया कर रहे हैं, सामान्य श्वसन क्रिया कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे हम यूपीनिया। सामान्य श्वसन क्रिया को क्या कहेंगे हम यूपीनिया। जो हम नॉर्मली हमारी जो रेस्पिरेशन होता है नॉर्मली रूप से उसे हम क्या कहेंगे यूपीनिया कहेंगे। लेकिन जैसे कठिनाई युक्त श्वसन क्रिया हो, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, तो कठिनाई युक्त जो श्वसन की क्रिया होती है उसे हम कहेंगे डिसीनिया। कठिनाई युक्त
श्वसन क्रिया क्या कहलाएगी? डिसिनिया। सामान्य श्वसन क्रिया तो क्या कहलाएगी? यूफीनिया। और कठिनाई युक्त जो श्वसन की क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? डिसिनिया कहलाएगी। अब जैसे ही हम ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाते हैं, मतलब पहाड़ी इलाके में जाते हैं, तो क्या होगी? वहां ऑक्सीजन की तो कमी हो जाएगी और CO2 की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। ये स्थिति क्या कहलाती है? हाइपोक्सिया कहलाती है। तो ऑक्सीजन की क्या होना? कमी होना और CO2 की क्या होना? अधिकता होना। CO2 की अधिकता होना मतलब ऑक्सीजन की कमी और CO2 की क्या हो गई? अधिकता हो जाएगी। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? हाइपोक्सिया कहलाती है। ये स्थिति क्या कहलाएगी? हाइपोक्सिया कहलाती है। तो हाइपोक्सिया वाली स्थिति कहाँ उत्पन्न होगी? पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ उत्पन्न होगी? ये पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होगी। अब बात आती है व्यस्त मनुष्य है, उसमें सामान्य सी श्वसन दर कितनी होगी? 16 से 20 मिनट। 16 से 20 प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितनी? 16 से 20 बार। तो व्यस्त मनुष्य में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? सामान्य श्वसन दर कितनी होगी? 16 से 20 प्रति मिनट। 1 मिनट में कितनी बार? 16 से 20 बार। और सांस लेने में टाइम कितना लगता है? 5 सेकंड। अभी बताया था श्वसन क्रिया में समय कितना लगता है? 5 सेकंड का। अब ये तो किसमें हुई? व्यस्त की बात है, 16 से 20 प्रति मिनट। अब बात आती है बच्चों में, तो बच्चों में श्वसन दर क्या हो जाती है? अधिक होती है, 30 से 40 प्रति मिनट। बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में श्वसन दर कितनी होगी? 30 से 40 प्रति मिनट। बच्चों में कितनी होगी? 30 से 40 प्रति मिनट। अब जो हमारी श्वसन की क्रिया होती है उसमें ग्लूकोज का एक अणु क्या बनाता है? 2 पाइरुवेट अणु बनाता है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज का एक अणु क्या करता है? 2 पाइरुवेट, कितने? 2 पाइरुवेट अणु बनाता है। ग्लूकोज का एक अणु कितने? 2 पाइरुवेट अणु बनाता है। अब जो श्वसन की क्रिया है हमारी, जो श्वसन क्रिया है वो क्या है? मंद दहन है। श्वसन क्या है? मंद दहन। श्वसन की जो क्रिया है, श्वसन क्या है? एक मंद दहन प्रक्रिया है। मंद दहन प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? मंद दहन प्रक्रिया है। अब श्वसन के दौरान क्या होता है? ईंधन के रूप में क्या कौन कार्य करता है? ग्लूकोज। कौन कार्य करता है? ग्लूकोज के अणु के साथ ही तो क्रिया होती है ऑक्सीजन की, तो ग्लूकोज कार्य करता है। इसीलिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिका का ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहेंगे? ग्लूकोज को क्या कहेंगे? कोशिका का ईंधन कहते हैं। और कोशिका का ईंधन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये क्या करता है? श्वसन के दौरान जीवों में ईंधन का कार्य करता है। क्या करता है? श्वसन के दौरान जीवों में क्या करता है? ये ईंधन का कार्य करता है। क्या करता है? ये ईंधन का कार्य करता है। उसके बाद में क्या होता है? अब ग्लूकोज का एक अणु तो क्या 2 पाइरुवेट अणु बना रहा था, जिसके फलस्वरूप क्या बन रहे थे? 36 या 38 एटीपी बन रहे थे। इसके फलस्वरूप क्या बने थे? 2 पाइरुवेट अणु से क्या बन रहे थे? फिर 36 से
या फिर 38 ATP अणु बन रहे थे। तो हम सामान्य सी श्वसन क्रिया होती है, सामान्य श्वसन क्रिया होती है, उसे क्या कहेंगे हम? यूपीनिया। सामान्य श्वसन क्रिया को क्या कहेंगे हम? यूपीनिया। जबकि कठिनाई युक्त श्वसन क्रिया को क्या कहेंगे? डिसीनिया। क्या कहेंगे? डिसीनिया। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, CO2 की अधिकता हो जाए, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? हाइपोक्सिया कहलाती है। वयस्क मनुष्य में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 20 प्रति मिनट। कितनी होती है? 16 से 20 प्रति मिनट हो जाती है। और जो बुजुर्ग होते हैं उनमें और भी क्या हो जाती है? फिर ये कम हो जाती है। बच्चों में कितनी होती है? 30 से 40 प्रति मिनट होती है। और हम जो श्वसन क्रिया करते हैं उसमें समय कितना लगता है? 5 सेकंड का। कितना समय लगता है? 5 सेकंड का समय लगता है। अब ग्लूकोज का एक अणु क्या बना रहा है? 2 पाइरुवेट अणु। क्या बना रहा है? 2 पाइरुवेट अणु बनाता है। और क्या बनते हैं? ग्लूकोज के एक अणु से 36 या फिर 38 ATP बनते हैं। श्वसन की क्रिया क्या है? मंद दहन प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? मंद दहन प्रक्रिया है। और ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज क्या करता है? कोशिका में क्या करता है? कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है। ग्लूकोज क्या होता है? कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है। तो श्वसन के दौरान जीवों में क्या करता है? ईंधन का कार्य करता है। ग्लूकोज क्या करता है? श्वसन के दौरान क्या करेगा? ईंधन का कार्य कर रहा है। इसीलिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिका का ईंधन कहते हैं। इस प्रकार हमारा श्वसन का चैप्टर कंप्लीट होता है। एक क्लास में कंप्लीट श्वसन। अगली नेक्स्ट क्लास में होगा नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन आपको फिर से बोल रही हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।